हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए आज हम करने वाले हैं पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, जिसको नाम दिया गया है राम मंदिर सीरीज। साथियों, राम मंदिर सीरीज पीएफएमएस पर आधारित सारे क्वेश्चंस को समेटे हुए है और पीएफएमएस है आपके सिलेबस में रखा गया है, जैसे कि एसएसए, एएसओ, ओएस, एसओ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसी, डीसी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन एसएससी, यूपीएससी, डीडीए, एनटीए, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डीट्रिपलएसबी एंड अदर डिपार्टमेंट्स। आप पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चंस के लिए राम मंदिर सीरीज पर बने रहें। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर सीरीज पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 81. What does PFMS interface with beneficiaries management applications of different ministries and departments help in? विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लाभार्थी प्रबंधन अनुप्रयोगों के साथ पीएफएमएस का इंटरफेस किस में मदद करता है। यहाँ पर बताया गया है कि पीएफएमएस का इंटरफेस है जो कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लाभार्थियों के प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है। उनके अनुप्रयोगों में किस तरीके से मदद करता है। डिटेक्टिंग फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, एनरिचिंग स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन, वैलिडेटिंग प्रायर अकाउंट इंफॉर्मेशन, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लाभार्थी प्रबंधन अनुप्रयोगों के साथ पीएफएमएस का इंटरफेस किस में मदद करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लाभार्थी प्रबंधन के लिए पीएफएमएस के साथ में इंटरफेस करने पर किस तरीके से उनके अनुप्रयोगों में मदद करता है। डिटेक्टिंग फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, पीएफएमएस इंटरफेस है वो फ्रॉडुलेंट पेमेंट को डिटेक्ट करने में मदद करता है। इसके साथ में एनरिचिंग स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन, बहुत गजब की बात बताई गई है कि जो भी पेमेंट मंत्रालय या विभाग के लाभार्थी प्रबंधन में यूज हो रहा है तो किसके खाते में जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है, उसके बारे में जानकारी होती है, ये इंफॉर्मेशन है वो रखी जाती है। और इसके साथ में वैलिडेटिंग प्रायर अकाउंट इंफॉर्मेशन, ये भी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी के भी खाते में पेमेंट हो जाएगा, पहले प्रायर अकाउंट इंफॉर्मेशन है वो पीएफएमएस इंटरफेस में रखी जाती है। मंत्रालयों और विभागों के लाभार्थी प्रबंधन अनुप्रयोगों में ये सभी चीजों में मदद मिलती है। आप फ्रॉडुलेंट पेमेंट का पता लगा सकते हैं, स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन को एनरिच कर सकते हैं, सक्षम कर सकते हैं, और इसके साथ में किसके खाते में पेमेंट किया जाएगा ये प्रायर वैलिडेशन किया जा सकता है। ये सभी सहायता पीएफएमएस इंटरफेस के साथ में हो सकती है विभिन्न मंत्रालयों द्वारा या विभागों के लाभार्थी प्रबंधन अनुप्रयोगों में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते 82. Which of the following external applications is operational with PFMS domain application interface? निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी एप्लीकेशन पीएफएमएस के डोमेन एप्लीकेशन इंटरफेस के साथ चालू है। बहुत सारी चीजें हैं कि बाहरी एप्लीकेशन है वो पीएफएमएस डोमेन एप्लीकेशन के साथ में इंटरफेस रखता है, जुड़ा हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए एनएसएपी, एमसीटीएस, एनईएसपी, मनरेगा सॉफ्ट, आवास सॉफ्ट, यूजीसी कैन बैंक एप्लीकेशन, सीएबी पीडीएस सिस्टम एंड कन्याश्री, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी एप्लीकेशन पीएफएमएस के डोमेन एप्लीकेशन इंटरफेस के साथ में चालू है, जुड़ा हुआ है, लिंक है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी बाहरी एप्लीकेशन का पीएफएमएस डोमेन एप्लीकेशन इंटरफेस के साथ में लिंक है, जुड़ाव है, यानी कि पेमेंट है वो पीएफएमएस के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 83. What is the objective of the non-tax receipt portal NTRP, गैर रसीद पोर्टल NTRP का उद्देश्य क्या है। तो आप NTRP को समझिए, नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल है। ये नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल क्यों बनाया गया है, क्या इसके उद्देश्य हो जाएंगे। वन स्टॉप विंडो फॉर टैक्स पेमेंट्स, टू प्रोवाइड ए वन स्टॉप विंडो फॉर ऑनलाइन डिपॉजिट्स ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, to provide a platform for citizens to file tax returns online, to provide a platform for corporates to make online donations to the government। तो गैर रसीद पोर्टल यानी कि एनटीआरपी का उद्देश्य क्या हो जाएगा, ये पोर्टल क्यों बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टू प्रोवाइड ए वन स्टॉप विंडो फॉर ऑनलाइन डिपॉजिट्स ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं उनको ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, एक ही स्थान पर जमा किया जा सकता है। किसके माध्यम से? एनटीआरपी पोर्टल के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 84। विच मोडेलिटी डज द एनटीआरपी यूज फॉर ऑनलाइन डिपॉजिट्स? ऑनलाइन जमा के लिए एनटीआरपी किस पद्धति का उपयोग करता है? एनटीआरपी का हमने मतलब देखा, नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल है। ऑनलाइन जमा के लिए एनटीआरपी किस पद्धति का उपयोग करता है? यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल है, कौन सी पद्धति का उपयोग करता है? हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर यानी कि पीजीए, क्रेडिट कार्ड ओनली, डेबिट कार्ड ओनली, नेट बैंकिंग ओनली। ऑनलाइन जमा के लिए एनटीआरपी किस पद्धति का उपयोग करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर यानी कि पीजीए के माध्यम से एनटीआरपी है वो ऑनलाइन डिपॉजिट करवाता है। पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 85। विच पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर पीजीए इज करेंटली यूज्ड बाय द एनटीआरपी? वर्तमान में एनटीआरपी द्वारा किस पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर यानी कि पीजीए का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है। और साथियों, लड्डू क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम हाल से गलत करके आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। एसबीआई ई पे, पेटीएम, पेपल, गूगल पे। वर्तमान में एनटीआरपी यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल द्वारा किस पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर का उपयोग किया जाता है? पीजीए का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एसबीआई ई पे पोर्टल का उपयोग किया जाता है, पेमेंट गेटवे का उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? एनटीआरपी के द्वारा। डियर फ्रेंड्स, पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगर आप उचित समझते हैं तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए। आप कमेंट भी करिए किस तरीके के क्वेश्चंस आप चाहते हैं। आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपका अलार्म बज जाए। देख लेते नया सवाल 86। हाउ इज द एनटीआरपी इंटीग्रेटेड विद द एग्रीगेटेड बैंक्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज? एनटीआरपी को विभिन्न मंत्रालयों के मान्यता प्राप्त बैंकों के साथ कैसे एकीकृत किया जाता है? थ्रो ए डायरेक्ट बैंक पार्टनरशिप, थ्रो ए थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे, थ्रो ए मोबाइल बैंकिंग ऐप, थ्रो ए सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल। एनटीआरपी को विभिन्न मंत्रालयों के मान्यता प्राप्त बैंकों के साथ कैसे एकीकृत किया जाता है, जोड़ा जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। थ्रो ए थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे यानी कि एनटीआरपी है उसको विभिन्न मंत्रालयों के बैंक है उनके साथ में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे के माध्यम से जोड़ा जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 87। हाउ इज एनटीआरपी इंटीग्रेटेड विद द एग्रीगेटेड बैंक्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज? एनटीआरपी को विभिन्न मंत्रालयों के मान्यता प्राप्त बैंकों के साथ कैसे एकीकृत किया जाता है? ऑप्शन आप देख लीजिए। इट कैप्चर्स डिपॉजिट्स made through it in the accounts of the respective pay and accounts office PAO. It provides online collection solutions for GOI departments, ministries. It serves as a portal for online collection of receipts. It is used by 5 ministries for non-tax revenue collection. एनटीआरपी को विभिन्न मंत्रालयों के मान्यता प्राप्त बैंकों के साथ में कैसे एकीकृत किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इट कैप्चर्स डिपॉजिट्स मेड थ्रू इट इन द अकाउंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पे एंड अकाउंट्स ऑफिस पीएओ के माध्यम से ये जोड़े जाते हैं, कैप्चर किए जाते हैं। पीएओ जो भी पेमेंट करता है उसके डिपॉजिट्स को कैप्चर किया जाता है किसके माध्यम से? एनटीआरपी के माध्यम से किया जाता है, जो कि इंटीग्रेट है किसके साथ में? विभिन्न मंत्रालयों के मान्यता प्राप्त बैंकों के साथ में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 88। When was the NTRP portal formally launched by the Honorable Finance Minister? माननीय वित्त मंत्री द्वारा एनटीआरपी पोर्टल औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया गया था? गजब का ही क्वेश्चन है। 15 फरवरी 2015, 15 फरवरी 2016, 15 फरवरी 2017, 15 फरवरी 2018। माननीय वित्त मंत्री द्वारा एनटीआरपी पोर्टल औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 15 फरवरी 2016 यानी कि 15 फरवरी 2016 को ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? आप देख लीजिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। माननीय वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। एनटीआरपी पोर्टल है उसकी औपचारिक घोषणा है, औपचारिक लॉन्चिंग है। कब हुई थी? 15 फरवरी 2016 को हुई थी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा।
अगला सवाल देख लेते 89। हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज आर यूजिंग एनटीआरपी पोर्टल इन फाइनेंशियल ईयर 2015-16? वित्त वर्ष 2015-16 में कितने मंत्रालय एनटीआरपी पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातों को ही पूछा जाता है। आसान सी चीजें हम गौर ही नहीं करते और वही क्वेश्चन आ जाता है, वो कठिन लगने लगता है। 3 मिनिस्ट्रीज, 5 मिनिस्ट्रीज, 7 मिनिस्ट्रीज, 10 मिनिस्ट्रीज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 5 मिनिस्ट्रीज। 2015-16 तक एनटीआरपी पोर्टल का कितने मंत्रालय यूज कर रहे थे? 5 मंत्रालय यूज कर रहे थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 90। हाउ मच नॉन टैक्स रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2015-16 थ्रू एनटीआरपी? वित्त वर्ष 2015-16 में एनटीआरपी के माध्यम से कितना गैर कर राजस्व एकत्र किया गया था? ₹3,176 करोड़, ₹1,690 करोड़, ₹2,015 करोड़, ₹4,500 करोड़। वित्त वर्ष 2015-16 में एनटीआरपी के माध्यम से कितना गैर कर राजस्व एकत्र किया गया था? एनटीआरपी का मतलब ही यह है कि नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल है और ये गैर कर राजस्व है। कितना कलेक्ट किया गया था 2015-16 में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ₹3,176 करोड़। डियर फ्रेंड्स, पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, राम मंदिर सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को तो जरूर बताइए और आप कमेंट भी कर सकते हैं। नया सवाल देख लेते हैं 91। हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस वर इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2015-16? वित्त वर्ष 2015-16 में गैर कर राजस्व एकत्र करने में कितने लेन देन शामिल थे? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 1690 ट्रांजेक्शंस, 3176 ट्रांजेक्शंस, 2015 ट्रांजेक्शंस, 4500 ट्रांजेक्शंस। 2015-16 में गैर कर राजस्व एकत्र करने में कितने लेन देन हुए थे, कितने ट्रांजेक्शंस हुए थे एनटीआरपी पोर्टल के माध्यम से? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 1690 ट्रांजेक्शंस। 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ, 1690 ट्रांजेक्शंस हुए थे और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि 3176 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था एनटीआरपी पोर्टल के माध्यम से। कितने ट्रांजेक्शंस के माध्यम से? 1690 ट्रांजेक्शंस के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 92। Which ministries participated in the pilot of online payment operations through PFMS portal from April 1st 2015? 1 अप्रैल 2015 से पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान संचालन के पायलट कार्यक्रम में कितने मंत्रालयों ने भाग लिया? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। 1 अप्रैल 2015 से पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान संचालन के पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन मंत्रालयों ने भाग लिया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया था। इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी ऑनलाइन भुगतान किया था। किसके माध्यम से? पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से। और ये इंफॉर्मेशन कब की है? 1 अप्रैल 2015 की है। अभी उसमें बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं, लगभग सारे मिनिस्ट्रीज इसके माध्यम से पेमेंट करते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 93। व्हाट फंक्शनलिटीज वर इंक्लूडेड इन द एक्सपांडेड पीएफएमएस एप्लीकेशन? विस्तारित पीएफएमएस एप्लीकेशन में कौन सी कार्य क्षमताएं शामिल की गई हैं? पीएफएमएस एप्लीकेशन को विस्तारित किया गया है, कौन कौन सी फंक्शनलिटीज को शामिल किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, बजट मॉड्यूल एंड रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स, ऑथराइजेशन ऑफ फंड्स टू अगेंस्ट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स बाय एजेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर क्या होने वाला है? विस्तारित पीएफएमएस एप्लीकेशन में कौन कौन सी कार्य क्षमताओं को शामिल कर लिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहला है कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को कंपाइल करना, बजट मॉड्यूल को कंपाइल करना, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स, ये सब कंपाइलेशन के लिए पीएफएमएस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। इसके साथ में ऑथराइजेशन ऑफ फंड्स टू एजेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या फंड जारी किया है, इसका ऑथराइजेशन भी किया जाता है। और साथ में एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स बाय एजेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स,
इन सभी को विस्तारित पीएफएमएस एप्लीकेशन की कार्य क्षमता में शामिल किया गया है। ये सभी कार्य हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 94। वेयर हैज द एक्सपांडेड पीएफएमएस बीन इम्प्लीमेंटेड? विस्तारित पीएफएमएस कहाँ लागू किया गया है? ओनली इन सिविल मिनिस्ट्रीज, ओनली इन डिपार्टमेंट्स, बोथ इन सिविल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, नन ऑफ दी अबव। विस्तारित पीएफएमएस को कौन सी जगह पर इंप्लीमेंट किया गया है, कहां पर काम लिया जा रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ इन सिविल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। पीएफएमएस को विस्तार दे दिया गया है और सिविल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स सभी जगह पर उसका उपयोग किया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ इन सिविल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अगला सवाल देख लेते हैं 95। व्हेन वाज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी स्टार्टेड? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी कब शुरू किया गया था? गजब का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2013, 14 सितंबर 2015, 12 दिसंबर 2014, जुलाई 2013। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी है वो कब शुरू किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 जनवरी 2013, यानी कि 1 जनवरी 2013 से डीबीटी है वो शुरू हो गई थी। डीबीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो कब शुरू किया गया था, पहली बार कब शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2013 में शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड्स, पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, राम मंदिर सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, और अगर आपको लगता है तो अपने मित्रों को भी बताइए, कमेंट भी आप करिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपका अलार्म बज जाए। देख लेते नया सवाल 96। विच डिपार्टमेंट वाज इनिशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीबीटी प्रोग्राम्स? डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रारंभ में कौन सा विभाग जिम्मेदार था? प्लानिंग कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कैबिनेट सेक्रेटरीट, डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर। डीबीटी कार्यक्रमों का संचालन है शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2013 से, और शुरुआती दौर में डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग को जिम्मेदार बनाया गया था। शुरुआत में क्या था? योजना आयोग था, और योजना आयोग को जिम्मेदार बनाया गया था डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए। अभी योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आ गया है? आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सा आयोग आ गया है। आप कमेंट जरूर करिए। पहले योजना आयोग को जिम्मेदार बनाया गया था किसके लिए? डीबीटी कार्यक्रमों के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 97। व्हेन वाज डीबीटी मिशन ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर? डीबीटी मिशन को व्यय विभाग को कब स्थानांतरित किया गया था? 1 जनवरी 2013, 14 सितंबर 2015, 12 दिसंबर 2014, जुलाई 2013। डीबीटी मिशन को व्यय विभाग को कब स्थानांतरित किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, जुलाई 2013। जुलाई 2013 से डीबीटी मिशन को व्यय विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को कर दिया गया था। और आप कमेंट करके बता दीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आप ये कमेंट कर दीजिए। सही उत्तर है यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, जुलाई 2013 में डीबीटी मिशन है वो किसके अंडर में आ गया था? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के। अगला सवाल देख लेते हैं 98। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ डीबीटी? डीबीटी के प्रथम चरण में प्रारंभ में कितने जिलों को शामिल किया गया था? बिल्कुल ही रसगुल्ला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 43, 78, 28, 300। डीबीटी के प्रथम चरण में प्रारंभ में कितने जिलों को शामिल किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 43 डिस्ट्रिक्ट्स। भारत के 43 जिलों को शामिल किया गया था, और ये शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2013 से। 1 जनवरी 2013 से डीबीटी की शुरुआत हुई थी, जिसमें शुरुआती दौर में कितने जिले शामिल किए गए थे? 43 जिले हैं वो शामिल किए गए थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 99। विच स्कीम्स वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ डीबीटी? डीबीटी के पहले चरण में कौन सी योजनाएं शामिल की गई? स्कॉलरशिप्स, वुमेन चाइल्ड एंड लेबर वेलफेयर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, आधार एनरोलमेंट, नन ऑफ दी अबव। डीबीटी के पहले चरण में कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया था?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। स्कॉलरशिप्स को यानी कि वजीफे को शामिल किया गया था। वुमेन के कोई बेनिफिट के लिए चीजें दी जा रही थी, उनको शामिल किया गया था। इसके साथ में चाइल्ड और लेबर वेलफेयर के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी वो डीबीटी के माध्यम से की जा रही थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा था स्कॉलरशिप्स में वुमेन को, चाइल्ड को, लेबर वेलफेयर के लिए। और साथियों देख लेते हैं पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर सीरीज पार्ट 5 का अंतिम सवाल 100। व्हेन वाज डीबीटी एक्सपांडेड अक्रॉस द कंट्री? पूरे देश में डीबीटी का विस्तार कब किया गया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2013, 14 सितंबर 2015, 12 दिसंबर 2014, जुलाई 2013। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 12 दिसंबर 2014। 12 दिसंबर 2014 से ये शुरू किया गया था, पूरे देश में लागू कर दिया गया 12 दिसंबर 2014 से। साथियों इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि डीबीटी की शुरुआत कब हुई थी। 1 जनवरी 2013 से हुई थी, जिसको विस्तार दिया गया था 12 दिसंबर 2014 से। पूरे भारत में डीबीटी योजना को लागू कर दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर सीरीज पार्ट 5 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। राम मंदिर सीरीज है पीएफएमएस पर आधारित सारे क्वेश्चंस को लेकर के आ रही है, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। किसमें? राम मंदिर सीरीज में। आप राम मंदिर सीरीज पर बने रहिए। और साथियों मैं बताना चाहता हूं कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई धार दीजिए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।